बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन मार्का हक़ के दौरान शहदा और ज़ख्मी जो थे उनकी तफसीलात जारी की गई हैं और उसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान जो हैं उनके समेत 11 जवान और 40 शहरी जो थे वो शहीद हुए। उन शहदा की रूहों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनका लहू गिरा और उसके बाद पाकिस्तान ने वो बरतरी हासिल की है कि जिस पे उन तमाम शहदा को और उनके लवाहिकीन जो हैं उनको भी खिराज अकीदत पेश किया जाता है कि मादर वतन के वो सपूत जिन्होंने इस वतन के ऊपर कुर्बान होके हमें ये दर्स दिया है कि अगर एक जन्म मिले और उस जन्म में तुम्हें अपने मुल्क की हिफाजत करनी पड़े और उस हिफाजत पे वो वाला किरदार अदा करना कि वो रहते बरसों तक दुनिया की आंखों में जगमगाता रहे। हम उन तमाम शहदा को सलाम पेश करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को याद रखते हैं और हम उन्हें सलाम अकीदत के साथ साथ एक ट्रेंड सेटर के तौर पे देखते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त हिफाजत करके दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को अगर तुम अपनी जारहियत का निशाना बनाना चाहोगे तो फिर इस तरह के सपूत जो हैं वो मादर वतन की हिफाजत के लिए हर दम मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जो पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ और उसके बाद अब भारत के अंदर भी बेनकाब हो रहा है। भारत के अपने लोग वो जितने भी थंबनेल्स थे, वो जितनी भी खबरें थीं, अब उनका एहतसाब कर रहे हैं। ये वॉर डॉक्ट्राइन जिसके अंदर भारत ने पूरी दुनिया से राबिता काटा अपने लोगों का कि पूरी दुनिया के तज्ज़िये उन तक ना पहुँचे और वह राबिता काट के भारत को ये लगा था कि जो खबर फीड की जाएगी वही अवाम बाय करेंगे, लेकिन उस अवाम के अंदर भी लोग आवाज़ें उठाने पर मजबूर हो गए कि हमारा दुनिया से राबिता काट के तुम लोग अगर ये समझते हो कि हमें खबर नहीं मिलेगी तो ये वो तुम्हारी खबरें थी जिस पर दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया है, तुम्हारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारा मजाक उड़ाया। इसी ज़मन में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा सऊदी अरब की भी बात करेंगे और कश्मीर का वो जो मामला जिसके ऊपर तीसरे फरीक की अब बात हो रही है और भारत की पॉलिसी के वो मुनाफी है, उसके ऊपर भी भारत के अंदरूनी सतह के ऊपर मुखालिफत का इस वक्त सामना है हुकूमत को और हुकूमत पे इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं कि किस हद तक तुम्हारी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी कि तीसरा फरीक जो है अब उसके सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर बात की जाएगी, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स पे होने वाली हैं। राना साहब क्या समझते हैं कि हमने तो बावर करवाया दुनिया को, हमने भारत को भी बताया कि तुम्हारा झूठा प्रोपेगेंडा क्या था, अब उनके अंदर से उठने वाले जो सवालात हैं ये भारत के लिए किस हद तक जन्नाटेदार थप्पड़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यासर, एक बड़ी क्लियर है, भारत एक मकार दुश्मन है। आज के दिन भी आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज के दिन भी पूरी एक प्लानिंग की हुई थी। जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जब उनके सहूलतकारों ने ये इतला दी कि आज के दिन तक भी पाकिस्तान के अंदर मोराल भी बुलंद है और पाकिस्तान पर हमला करना किसी सूरत भी हमें सूट नहीं करता, हम तबाह हो जाएंगे। फिर आने वाले 2 से 4 दिनों में ये नोट कर लीजिएगा बात मेरी, अब भारत एक ड्रामा करने जा रहा है और भारतीय मीडिया को बाकायदा इस ड्रामे की रिहर्सल करवाई जा रही है। क्या आपने किस तरह, अब इनकी प्लानिंग ये है, हम अपने कल भी हमने एक चीज़ इसकी बेनकाब की थी, अब भी करता हूँ। अब ये क्या करेंगे, एक मंदिर एक गुरुद्वारा, एक मंदिर एक गुरुद्वारा, उसको ये निशाना बनाएंगे और निशाना बनाने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक मंदिर, अभी भी कसर बाकी है। हाँ जी, एक गुरुद्वारा। मंदिर इसलिए कि हिंदू जो है, हिंदू एक दर्जे का हो ऊपर दर्जे का हो, वो दोनों इनके साथ खड़े हो जाए। हिंदू भी इनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं ना, और सिख जो है उनको भी उनकी हमदर्दी भी किसी हद तक दोबारा इनको हासिल हो जाए। ये प्लान है। इस प्लान पे अमल के लिए थोड़ा सा वक्त देने चाहिए था, 2 से 4 दिन में इन्होंने इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। लेकिन जिस तरह आज इन्होंने 2 बंदे पकड़े हमारे, कि ये बंदे हमारे, मतलब है कि बंदों को पकड़ के हम पे इल्ज़ाम लगा दिए ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे।
हमने तो जितने को पकड़ा है सबूत के साथ पकड़ा है ना। अब ये प्री प्लान ये भी ड्रामा करेंगे। ये सारा कुछ इन्होंने आज अहमदाबाद में जो तैयारे गए हैं, 2 के बाद 2 गए हैं, ज़रा उन पर भी नज़र रखिएगा। तो मैं कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में हम उनकी वीडियो कुछ चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, भारत अब भी हमारा दुश्मन है और वो समझता है कि उस वक्त तक उसे सुकून नहीं आएगा जब तक वो बदला नहीं ले लेगा। तो फिर वो रोज़े क़यामत होगा भारत के लिए, जिस दिन बदले का वो सोचेगा। क्योंकि भारत के एक बहुत मशहूर एक जोशी जिस पंडित जिसके मतलब ये इनका मशहूर है कि क्रिकेट मैच से लेकर कोई भी दुनिया की हो, इवन इलेक्शन भी हो, तो उसकी पेशन गोइयाँ जो होती हैं वो ठीक होती हैं। उसने पता क्या पेशन गोई की है? उसने पेशन गोई की है कि अगर भारत पाकिस्तान से टकराया तो 60 घंटों में भारत तबाह हो जाएगा। 60 घंटों में। उसने ये भी कहा एटमी किसी मिसाइल से नहीं, किसी एटमी कुव्वत से नहीं, मतलब एटमी कोई हथियार से नहीं, भारत इतना बुरी तरह तबाह होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता और भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा है और उसने ये बाकायदा इस वक्त भारत के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि साढ़े पंडित जी ने की कहते हैं ईद हमेशा साढ़े से सीधियाँ गल्लां दसदे तो ये होन की कहते वो राना साहब वहाँ पे तो एक बच्चे की वो गुफ्तगू से तहलका मचा हुआ है। 14 साल का बच्चा है, तो उससे वो पूछ रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहोगे? कहता मैं कहूँगा। कहता भारत भी जिंदाबाद। कहता ये क्या है, तुम किस देश का परवान चढ़ा रहे हो? कहता लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। तो कहता है अगर तुम उधर मारने की बात करोगे तो वो आके इधर मार गए तो कौन जिम्मेदार है? तो वो उसकी इस बयान के ऊपर कि ये ना समझ है, कम पढ़ा लिखा है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो सिर्फ उसकी बात पे ही तहलका मचा हुआ है वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि ये अब ये बात जो मैंने आपको बताई इस पर भी बड़ा है। ऊपर से आज ये तो जंगी हालात के बावजूद आज एक बयान बड़ा अहमियत का हामिल है, बल्कि 2 बयान ज़हन में रखिएगा। एक इमरान खान का जेल से अपनी सरहदों की हिफाजत भी करनी है और पूरी कौम के साथ तहरीक इंसाफ ने खड़े भी होना है और अपने सोशल मीडिया को भी कहे कि आपने भी अपना रोल पूरा अदा करना है। देखें आज तारन ने भी PTI के सोशल मीडिया को कहा कि हम इनसे सलूट करते हैं इनको कि इन्होंने जंग लड़ी। चंद एक लोग जो गलत थे वो किसी भी सोशल मीडिया के से नहीं थे, बाकी तो हर शख्स ने एक जंग लड़ी ना। और दूसरा चौधरी परवेज़ लाई का बयान, आज परवेज़ लाई की पेशी थी और तारीख पेशी पे चौधरी परवेज़ लाई ने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और हम इस बात पे करते हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मोदी ने अब दोबारा गलती की तो इस गलती का मोदी को वो इंजाम भुगतना पड़ेगा वो सोच नहीं सकती। ये चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और चौधरी परवेज़ लाई ने खुल कर कहा कि पाक फ़ौज जो है इससे आगे हमें कोई चीज़ नहीं है। और आज मुझे जो नज़र आ रहा है, जो साइन आज हैं, जिस तरह अलीमा बीबी को एक बड़ा रिलीफ मिला है, उनको सफ़र की इजाज़त मिल गई है, जिस तरह इमरान खान से आज अलीमा बीबी के भी मुलाकात हो गई है। और ये एक तो चौधरी परवेज़ लाई का बयान, उसके बाद उससे पहले इमरान खान का बयान फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में और फिर के सरहदों पे कायम रहना, तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक मैसेज गया है भारत के अंदर और ये बड़ा तगड़ा मैसेज किया कि यार ये लोग जो हैं ये रुकते ही नहीं, ये आज भी ये पूरी एक कौम बन के खड़े हैं। बल्कि भारत में ये डिस्कस हो रहा है कि यार सबसे ज़्यादा फ़ौज किसके पास है, ये लफ्ज़ है हाली भारत में नहीं दुनिया में। उनका सबसे ज़्यादा फ़ौज किसके पास है, उसका पाकिस्तान के पास। उन्होंने कहा नहीं यार, उसने कहा नहीं भाई 24 करोड़ फ़ौज है उसकी, उसका एक एक बच्चा फौजी है, उसका एक एक जवान फौजी है। नहीं मर्दमशुमारी हुई नहीं, हो गई तो फौज की तादाद बढ़ जाएगी। उसने कहा उसके वहां पे वो शख्स जो लाठी लेके चलता है वो भी फौजी है। उसने कहा जब जंग होती है तो पाकिस्तान की फौज 24 करोड़ होती है, जब मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान की फौज 24 करोड़ होती है, जब वतन के दिफा की बारी आती है तो पाकिस्तान की फौज 24 करोड़ होती है। यानी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। आपने देखा नहीं, बहुत सी वीडियो आई हैं कि गोले भी पकड़ा रहे हैं, बहुत सी वीडियो आई है जिसपे आप देखना राइफल से वो शूट कर रहे हैं उसको, ड्रोन को। ये फौज ही है ना, इसलिए कि इनका फौज पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है, गहरा तल्लुक है। दूसरा, इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू, मैंने जब से इमरान खान सियासत में है मैंने उनके बेटों को
कोई सियासी गुफ्तगू करते नहीं सुना। और उन्होंने कहा कि हम ना सियासत में आएंगे। हमारे वालिद ने हमें पहले दिन कहा था कि दो जमातें जो हैं वो ख़ानदानी सियासत करती हैं, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। उसने कहा हम सिर्फ अपने वालिद की रिहाई की कोशिश करेंगे और हमारा वालिद किसी सूरत डील नहीं करेगा। उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना पक्का ईमान है कि वो ना किसी से गिरेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उनका पाकिस्तान के लिए वो मर मिटेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जिस हद तक भारत को पसपाई का सामना करना पड़ा, हर महाज के ऊपर भारत के लिए शर्मिंदगी क्या है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने जो हरीफ है उसकी ताकत का अंदाज़ा न लगा पाएँ, उसको अंडरमाइन करने लगें, उसको कमज़ोर समझने लगें, तादाद में कम समझने लगें और पलट के वो ऐसा वार करे कि आपके आसान ख़ता हो जाएँ, तो फिर संभलने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। ये एक बुनियादी सवाल है। फिर जब दुनिया भर में बात होने लगे कि वॉर डॉक्ट्राइन जो पढ़ाई जाती थी उसकी हैयत तब्दील हो चुकी है, उसकी साख्त तब्दील हो चुकी है, उसका तरीक़ाकार तब्दील हो चुका है और अब अगले ज़मानों में पाकिस्तान की फ़ज़ाई वॉर डॉक्ट्राइन पढ़ाने का फ़ैसला दुनिया कर चुकी है, तो इस ज़मन के अंदर वो जो थे वो किस हद तक ऊंधे मुँह गिरे हैं और किस हद तक अपना नुकसान करवा पाए हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, अगर यही बात है तो छोड़िए हमारे दावे क्या हैं, छोड़िए उनके दावे क्या हैं, बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की तरफ अगर जाएँ, दिफाई तजियाकारों की तरफ जाएँ, दुनिया की आंख से देखें तो दुनिया इस पूरे मामले को किस आंख से देख रही है और उस आंख में किस हद तक अब भारत खटक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारत से हो गई कि चलें पैसे का जो भी रॉयटर कहता है कि 84 बिलियन डॉलर 83 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, वो अपनी जगह, लेकिन जो उनकी इज्जत जो है वो 1000 बिलियन डॉलर में भी नहीं खरीदी जा सकती। जो उनका ख्वाब था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खिताब लेने के बाद अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर सके, ये उनका आलम था। सेकेंडली ये है कि दुनिया ये भी पढ़ाने लगी कि क्या मशरकी टेक्नोलॉजी बेहतर है या मगरबी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस टाइम पे तो बिल्कुल मगरबी टेक्नोलॉजी को तो जो है हमने आउटनंबर करके रख दिया। तीसरी चीज जो इसके अंदर हुई वो ये हुई कि क्या वॉर जो है क्वांटिटी पे चलती है या फिर स्ट्रेटेजी पे चलती है। देख लीजिए, हमने 2 दिन जो रिस्ट्रेंट शो किया उसके नतीजे के अंदर दुश्मन ये समझा कि शायद पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये एक सोचे समझे हिकमत अमली के तहत किया था। तो भारत के अंदर जो इससे नुकसानात हुए हैं और खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, पहली बात है नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात आ गई, तो नरेंद्र मोदी की जो बात थी वो तो खुद ही निगेट हो गई। दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी तो यही कहता था ना कि पाकिस्तान जो है जब तक के बकौल उनके आतंकवादी जो है जब तक के उसका मामला ठीक नहीं होगा दहशतगर्दी का, और जब तक के पहलगाम के लोग जो है उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको हम पकड़ के दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, तब तक पाकिस्तान से जो है हम जो है वो अपना मामला जारी रखेंगे। फिर ऐसा तो नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जवाब दे दे क्या उसने इंक्वायरी कर ली, क्या लोग सामने आ गए। अब पाकिस्तान को ये करना चाहिए है कि पाकिस्तान जो है वो पैगाम दुनिया को दे दे कि ठीक है आप ये 10 दिन ले लें, अगर 10 दिन के अंदर भारत पहलगाम के ऊपर जो है इंक्वायरी नहीं करता और उसके जो क्रिमिनल्स हैं उनको सामने नहीं लाता, चाहे वो जो भी हैं, तब तक जो है पाकिस्तान 10 दिन इंतजार करेगा। 10 दिन के बाद किसी भी बकवासियात का जो है जवाब जो है वो हम देने के लिए जो है तैयार नहीं होंगे, ना हमारी जिम्मेदारी बनेगी। देखें, सबसे बड़ी यासिर साहब जो बात है वो बड़ी अहम है। 2 ही बातें हैं। पहली बात यह है कि भारत ने ये सारा जो ड्रामा और ये सारा जो कुछ शुरू किया ये पहलगाम के बाद शुरू किया। पहलगाम के ऊपर तो दुनिया को बताना चाहिए ना कि असल हुआ क्या। ये जो पानी बंद कर देना, जंग कर देना, फिजाई डॉक्ट्रिन के अंदर शिकस्त खा जाना, जमीनी डॉक्ट्रिन के अंदर मार खा जाना, मिसाइल्स के जरिए जो है वो तबाह हो जाना, ये सारी एक जगह। लेकिन पहलगाम जिसकी वजह से इस खित्ते के 3 अरब लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया, जिसके साथ जो है हमारी मईशत को हमारे जो नुकसान पहुंचाया गया, जो हमारे यहाँ लोग शहीद किए गए, उसका कौन जवाब दे? अगर पहलगाम का ये बात हुई नहीं तो फिर हम इसके ऊपर पहले बात कर रहे हैं। और दूसरी बात,
राणा साहब इसके ऊपर बेहतर मेरे ख्याल में बात कर सकेंगे, वो है सिखों के ऊपर। कोई ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर के अंदर उसने ये बोला ही नहीं है कि जनाब जो हमने 6 बैलिस्टिक मिसाइल एक दिन और एक जो है अग्नि पहले दिन जो है सिखों के ऊपर मारा, अमृतसर के और साथ के, तो आप मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर क्या बात हुई, वो कहाँ गया मामला और वो कब उसके जो है वो सामने आएगा, दुनिया क्यों उसके ऊपर ज़बानें गूंग हैं। अकलियतों के साथ ये सलूक अगर किसी दूसरे मुल्क में बिलफर्ज अगर ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में होता तो फिर तो दुनिया जो है वो तो चीख पड़ती। अभी तो अफगानिस्तान के अंदर औरतों की तालीम पे लोगों को इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल, तारीख में पहली दफा अपने मुल्क के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 2 केस हैं जो मेरे ख्याल में हमें जवाब तलब करना चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, मेरे पास इतला ये है, मैंने अभी ये खबर भी दी है कि भारत एक नया ड्रामा करने वाला है। आपने किसी एक मंदिर पर और सिखों के गुरुद्वारे पर हमला करके, खुद हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला है और इसके लिए बाकायदा उनकी कोशिशें भी जारी हैं। ऐसा अगर वो करता है, क्योंकि अब बात निकल आई है, जब बात निकल आई है तो वो के लिए फैल भी जाएगी। अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है, क्योंकि उससे बाइद नहीं है ना, उसने अमृतसर में जो किया, उसने लुधियाना में जो किया, चंडीगढ़ में जो किया, उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो किया है, जो मिसाइल जिस तरह आपने बताया मारे हैं, उसी रात जिस रात इसको फिर शिकस्त का आगाज़ इसका शुरू हुआ, तो आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ये हरकत जो हमें इतला है कि कर सकता है, तो इसके बाद नताइज क्या होंगे? देखिए राणा साहब, नरेंद्र मोदी जो है असल में ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, वो बैलेंस्ड नहीं रहा। बात यह है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठा है। और कल की आपने उसकी तकरीर में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके तमाम जो बातें थी, वो एक मेरे ख्याल में एक ऐसे आदमी की थी जो शिकस्त खोरदा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भारत का अपना मीडिया जो है वो बात कर रहा है। लेकिन जो इसमें अहम बात है जो आपने जैसे फरमाया, देखिए भारत से आप कुछ भी बाइद कर सकते हैं और इस सिलसिले में, लेकिन अगर मैं एक, क्योंकि मिलिट्री मामलात को ज़रा उस पर गहरी नज़र रखता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की फ़ौज जो है और उसकी एयरफोर्स जो है और उसकी जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो उसका दिफाई निज़ाम है S-400 का, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक जहाज़ से, यानी कि जो शिकारी था वो शिकार के हाथों शिकार हो गया, ये बड़ी अजीब बात थी। और यही वजह है कि भारत जो है अब इसको अपनी स्ट्रेंथ को, अपना जो उसका लूज करदा जो एक मोमेंटम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसने कॉन्फिडेंस उसकी फौज का जो है वो शैटर होके रह गया है, इसको ये 3 महीने में भी वापस नहीं ला सकता। तो अगर ये फौरी तौर पर ये अमल करता है, आप देखिए कि उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं, जो एयर मार्शल सिंह जो हैं, वो एक सिख हैं, क्या वो खुश होंगे? आपस में बात है कि क्या उनके अपने लोगों के ऊपर जो मिसाइल बरस रहे हैं, क्या वो खुश होंगे? क्या ये हकीकत नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी डबल कर दी गई है? भारत ये सब कुछ कर सकता है जैसे आपने राणा साहब फरमाया, लेकिन इस टाइम पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस टाइम पे उनकी फौज, उनकी एयरफोर्स और उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है और इंटरनेशनली इस फेलियर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान ने क्या किया, असल ये बात हो रही है कि यूएस रेस्क्यूड इंडिया, यूएस ने रेस्क्यू किया इंडिया को, और किसके हाथों? अपने से छोटों के हाथों, अपने से कमजोर के हाथों, अपने से कई गुना रकबे में कम के हाथों, अपने से कई गुना आबादी के लिहाज से कम और वसाई के हिसाब से आप देखें। और फिर सबसे बड़ी बात जो राणा साहब, इसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव ये है कि एन उस वक्त IMF हमें लोन दे रहा है जब भारत हम पर जो है आतंकवादी के इल्जाम लगा रहा है, दहशतगर्दी के। दिस मीन्स कि इंटरनेशनल दुनिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि व्हाइट लिस्ट में रख रही है। भारत को अब अपनी सोचनी पड़ेगी कि उसका क्या बनेगा कालिया। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, अगर एक और नेक्सस की बात की जाए, आप ये देखिए कि जब ये जंग का मंजरनामा था तो अमेरिका जो अब रेस्क्यू कर चुका है, वही अमेरिका इस मामले में न्यूट्रल होने की बातें कर रहा था। दुनिया के तमाम तर ममालिक न्यूट्रल होने की बातें कर रहे थे। अगर कोई भारतीय नैरेटिव को बाय भी नहीं कर रहा था तो वो उसका साथ भी नहीं दे रहा था। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद तो हो रही थी बहुत सारे मौक़ों के ऊपर, लेकिन इजराइल के साथ जो उसका नेक्सस है, उन दोनों के नैरेटिव को अगर देखें तो वो एक हैं, यानी एक तरफ सहूनियत का प्रचार, दूसरी तरफ हिंदुत्व का प्रचार।
ये मुस्तकबिल में नेक्सस कितना मजबूत होगा और इसके इरादे क्या दिखाई देते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए यासिर साहब, मसला यहाँ ये है कि भारत और जो इसराइल हैं वो दोनों एक दूसरे के नेचुरल एलाई हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया में दो ही मुल्क तनहा हैं जिनके पास कोई और जगह नहीं है। इस वजह से ये इनका जो कोलैबोरेशन है ये जस्ट नेचुरल है। और फिर आप देखें कि जो गजा का मॉडल था वही एग्जैक्टली जो है वो इन्होंने उसके ऊपर रेप्लिकेट करने की कोशिश की कश्मीर पे। लेकिन जरा इसराइलियों के पास सोफिस्टिकेशन ज्यादा है और ये जरा भौंडे अंदाज में काम करते हैं। आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी होना जरूरी नहीं है, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। राफेल बुरा जहाज नहीं है, S-400 बुरा सिस्टम नहीं है, लेकिन जो हिरोन और हीरोप ड्रोन्स हैं वो बुरे नहीं है। मकसद ये है कि पीछे चलाने वाले कौन है। अगर वो अनाड़ियों के हाथों के अंदर आएंगे, जिनकी ट्रेनिंग का सिलसिला, एक मैं वीडियो देख रहा था, आपने भी देखी होगी, कि एक वो फौजी जो है वो बिल्कुल वहशियाना अंदाज में है कर रहा है। पहले मैं ये समझा कि, और सामने कुछ उसके वो पुतले रखे हैं, उनको वो मारता है, गिराता है। पहले मैं समझा कि शायद ये मजाक की वीडियो बनी है, लेकिन फिर जब मैंने उसको गौर से आखिर तक देखा, वो ये मिनट डेढ़ की थी, तो पता चला कि ये वाकई उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ऐसी जाहिलाना ट्रेनिंग तो मतलब फख्र का बायस है। इसलिए जो इनका नेक्सस है इसके अंदर एक और भी है। अमेरिका जो है अभी तक न्यूट्रल है। आपने देखा अमेरिका क्यों न्यूट्रल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भारत ने हमला क्यों किया? क्योंकि जब जेडी वेंस ने जब बयान दिया, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने, कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में न्यूक्लियर जंग का खतरा नहीं है, उसके चंद घंटों के बाद बाकायदा ब्रह्मोस मिसाइल से हमारे नूर खान, हमारे जो किशोरकोट और हमारे जो मुरीद बेस के ऊपर निशाना बनाया गया। इसका मतलब है कि कहीं ये अंदाजा हो गया भारत को कि न्यूक्लियर जंग तो नहीं होगी। अब जो पाकिस्तान में उनके सहूलतकार हैं, जो तंजीमें यहाँ पे बनाई गई, जिनको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिन पे ये पैसा खर्च करते हैं, अब क्या उनकी भी कमर तो टूट गई, लेकिन उनका अब दी एंड करने का वक्त शुरू नहीं हो गया? देखिए, मेरे ख्याल में जंगें बहुत सारी चीज़ों को अपनी सोचने के एंगल्स को चेंज करती हैं। मेरे ख्याल है कि हमें भी बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। हमें जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर भी हमें बहुत चीज़ों को ऊपर गौर करना पड़ेगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हमने मिलिट्री डोमिनेंस पूरी दुनिया को दिखाई है, एंड वी रियली एक्चुअली We turned out to be the only superpower of Islamic world। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ये एक बहुत खुशाइन बात है। लेकिन दिफा के साथ साथ अब हमें मईशत के ऊपर अपनी गौर करना पड़ेगा। अगर हम इतनी बड़ी दिफाई ताकत हैं तो क्या अच्छा लगता है कि $1-1 बिलियन के लिए जो है हम ये इनके IMF वगैरह के सामने जो है वो उनकी शराइत के ऊपर जो है वो हामियां भरते रहें? तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है। देखिए, मैं आज सियालकोट गया था और सियालकोट के अंदर जो मैंने चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो माशाल्लाह हमने तरक्की देखी, इट इज रिमार्केबल। लेकिन क्या वजह है? आज वहाँ एक बात बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा हमें हुकूमत से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हुकूमत हमारी जान छोड़ दे, हमारा पीछा ना करे, हम खुद ही तरक्की कर लेंगे। ये अगर ये आलम है तो हमें भी अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना है और हमें भी ये देखना है कि हमें अपने दोस्त और दुश्मन जो हैं वो एक सिरे में दोबारा एक दफा अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को, अपनी डिफेंस पॉलिसी को रिविजिट करना होगा, अपनी सिफारती पॉलिसी को तरतीब देना होगा, फिर से दोस्तों और दुश्मनों के अंदर फ़र्क करना होगा और उसी तफरीक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्बत पैराए के अंदर हम क्या कदम उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, भारत की पोजीशन, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और भारत को उसके जारहाना अज़ाइम से रोकने की तरगीब, और फिर मसला कश्मीर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बात, और अभी डोनाल्ड ट्रंप का हालिया दौरा सऊदी अरब, इसी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, इस वक्त भारत जिस पोजीशन पे है या जिस कॉर्नर पे है, आप समझते हैं कि माजी में भी कभी ऐसी पोजीशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब मेरे ख्याल में रिसेंट पास्ट में एटलीस्ट जब से मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब इस बुरी हालत में इससे पहले मुझे कभी नजर नहीं आए। और इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, उनके मुल्क के अंदर उनके अपने
पिछले करतूत जो है, उनका रिस्पांस जो उनको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, उनकी अपनी कौम जो है वो तकसीम हो चुकी है, उनकी फाइटिंग फोर्स का सबसे बड़ा एलिमेंट जो सिख था और नॉन हिंदूज थे, वो सब जो है सबको उन्होंने इंटिमिडेट किया है, सबको अपने मुखालिफ किया है। और आज जो है मोदी साहब एक ऐसे हारे हुए जुआरी की तरह खड़े हैं कि जो अमेरिका के पीछे जाए तो अमेरिका उनके साथ नजर नहीं आता, और अगर किसी अपनी कौम के पास जाए तो कौम उनके साथ नहीं है, और इलेक्शन उनके लिए एक अंधेरा बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों पे और हिंदुस्तान में बसने वाली अकलियतों पे जो उन्होंने मुजालिम की है, ये उन्हीं मुजालिम का एक फितरी नतीजा है, जो कुदरत कार्मा है ये कुदरत का, जिसने आज मोदी को इस हालत में ला के खड़ा कर दिया है कि ना जाए रफ्त न पाए मंदिर। इस पूरे मार्के में दुरानी साहब दो चीज़ें बड़ी कमाल हो। पाकिस्तान एक कौम बन गया और भारत कई कौमों में बट गया। अब पाकिस्तान जो एक कौम बन गया है, और आज भी बानी तहरीक इंसाफ ने खुल के फिर वही बात की है कि शख्स ने दोबारा कोशिश करनी है, लेकिन अपनी सरहदों को हम संभालेंगे, और अपने सोशल मीडिया को भी कहा, अपने कारकुनों को कहा कि आप भरपूर साथ देंगे। इसी तरह हर सियासी जमात की तरफ से एक बयान आ रहा है। अब जब हम एक कौम बन गए हैं और उस तरफ कौम टूट गई है, तो अब हमें मजीद क्या करना होगा? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि कौम मतलब बनी नई नजर भी आई है, और इस कौम बनने में हमारा एक माजी की भी यही रवायत है कि जब भी पाकिस्तान के अवाम को चैलेंज किया गया है तो फिर कोई असबियत मुल्क में नहीं रही, बल्कि हम हमेशा मुत्तहिद होके खड़े हुए हैं। हमें सिर्फ जब हुकूमतें तकसीम करती हैं तो वो तकसीम का तासुर तो बन जाता है, लेकिन कौम हकीकत में अंदर से एक है। आज इस कौम को आप एक रोशन मुस्तकबिल का रास्ता दिखा दें तो ये उसी तरह खड़ी हो जाएगी जिस तरह आज हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्तकबिल के अंदर जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हुक्मरान जो है वो हुक्मरान ना बने, वो अवाम बने, उस तरह सोचे जिस तरह अवाम सोचते हैं, अवाम के आगे हथियार डाल दें। इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं होती। जो लीडर्स अपनी अवाम को इज्जत देते हैं उनको अवाम उससे कहीं गुना ज्यादा इज्जत देती है। अवाम के राय का एहतराम करें, अवाम की क़यादतों का एहतराम करें, आपस में एक दूसरे का एहतराम करें, ये तो एक रास्ता है। और दूसरी बात यह है कि फौज ने जो किरदार अदा किया है, एयरफोर्स ने जो किरदार अदा किया है, हमारे साइंटिस्ट ने जो किरदार अदा किया है, वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि हमें इस वक्त जो है फौज को वो मुकाम देना चाहिए जो उसका मुकाम है। और अच्छा हुआ पीटीआई, और मैं तो आपको पता है मैं हमेशा से यही कहता रहा हूं कि हमारी जरूरत ये है कि हम अपनी कौमी मफादात के लिए और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपने इदारों, अपनी अफवाज और अपने अवाम, मुल्क के वो अवाम जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनको हम सियासत से दूर रखते हुए मुल्क की मफाद में लेके आए। और इस मौके पर राणा साहब मैं एक और बात जरूर करना चाहूंगा कि 90,000 शुहदा जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया है हिंदुस्तान की उन साजिशों के मुकाबले में जो जिसने दहशतगर्दी के जरिए की है, जिसमें कि उनकी अपनी क़यादत ने इस चीज को तस्लीम किया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है हमें, ये उन 90,000 शोहदा की माओं, उनके खानदानों, उनकी फैमिलीज की सिसकियों और आहों और दुआओं और उनकी इस्तदाओं को अल्लाह ताला ने सुना है, और उनकी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कौम को मुत्तहिद भी किया है और इज्जत भी दी है। तो हम इस वक्त
एक दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह हमने अपना इत्तेहाद कायम किया है, भारत के खिलाफ जिस तरह हमने अपना इत्तेहाद कायम किया है, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में इसके ऊपर कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर करवाई जा रही है, दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन है, और दहशतगर्दों को पूरी कौम जो है उसने 90,000 कुर्बानियां देके इनसे जंग की है। तो आज हम जिस जगह खड़े हैं, इंशाअल्लाह अब ये इत्तेहाद जो है ये आगे मुल्क की तरक्की, मुल्क की जमहूरियत और मुल्क के अंदर अवाम के एहतराम के रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छी गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए और एक दूसरे की मोहब्बत और एहतराम की तरफ। अच्छा दुरानी साहब, ये तो हो गया अंदरूनी मामला और अंदरूनी इकदामात। बैरूनी मंजरनामे को अगर देखें तो अक्सर औकात लॉबिंग चेंज होती है, ब्लॉक्स चेंज होते हैं, नई सफ़बंदियाँ होती हैं। इस वक्त अगर आप भारत की पोजीशन को देखें तो बहुत सारे ममालिक की नज़र में वो पहले जैसी नहीं रही। 88 घंटों ने भारत की पोजीशन को यकसर तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान के पास अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है? बल्कि भारत अब वो खिलाड़ी है, इस पर इजाफा कर लें, जिसको किसी भी लीग में नहीं लिया जाएगा। बेचारा खरा, उसकी बोली लगाने के लिए तैयार कोई नहीं। देखें, इस वक्त जो है वो हमें इस एक तरफ तो हमें अपना कौमी यकजहती का जो मुजाहिरा है इसको हमें मुल्क के अंदर ले आना चाहिए, मुल्क की तरक्की और मुल्क के इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को, इसमें एक और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है जो कि आपके इस सवाल के लिए बहुत अहम है। वो ये है कि इंडिया की इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी थी और उसको जितना ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाई जा रही थी, उसमें उनका जो सबसे बड़ा इदारा था वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो थी, एडवाइजर जो था उनका अजीत डोवल और उसका इदारा, वो इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था और हम दहशतगर्दी करवा भी रहा था, उस पर फिल्में भी बनवा रहा था और उसके बारे में दुनिया के अंदर एक डिसइंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा था। इस मर्तबा ये हुआ है कि आसिम मुनीर साहब ने जनरल मुनीर अपना इनकी तरफ आसिम मलिक की सूरत में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिया है, उन्होंने, मेरे पास मालूमात है दूसरे मुल्कों से, कि इस दफा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को, यही वजह थी कि अमेरिका से लेके तमाम मुल्कों ने जब उनसे राब्ता किया तो उसके बाद एक क्लियर उनकी राय के अंदर एक मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आई। तो मैं समझता हूं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी जो हमारा इदारा है उसको नई लीडरशिप के जरिए जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया है उस रोल को मजीद हमें मैग्नीफाई करना चाहिए। हमें प्रीएम्प्टिव और जो इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कार्रवाइयां रही हैं उसको हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए और अब इस टेबल को टर्न होना चाहिए कि वो चोर और चत्तर का जो कैफियत थी भारत की, अब हमें उस मिथ को तोड़ते हुए, चोर को चोर साबित करते हुए अपने आप को ये साबित करना चाहिए कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी में हम शरीक नहीं हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। और हमारे जो लीडर, जी हमने ये भी किया, वो यार हमने तो जाने दी है, हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। हमने जो कुछ भी दुनिया के अंदर किया है, पाकिस्तान ने अग्रेशन से ज्यादा जो है पाकिस्तान ने जुल्म और ज्यादती सही है। अफगानिस्तान के अंदर रूस आगे बैठ गया था तो हम क्या जाके उसके आगे लेट जाते? पूरी दुनिया को हमने बचाया है एक सिचुएशन से, आज हमें तुम उसी के ताने देते हो। यार हमने इस मुल्क के जरिए, हमने इस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क के शोहदा ने अपने मुल्क और पूरे दुनिया को दहशतगर्दी से बचाया। आज भी मोदी की दहशतगर्दी जिसके बारे में 5 इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं, ब्रिटेन से लेके कनाडा से लेके अमेरिका से लेके, कि ये दहशतगर्दी सिखों के खिलाफ मोदी करा रहा है। कौन उसका मुकाबला कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। और हमारे जो लोग हैं वो उनकी माजरत खाना जो उनका रवैया है
क्योंकि उनकी अपनी जायदादें बाहर पड़ी हुई है, उस वजह से वो कमजोर है, वो कमजोर बातें करती हैं। और दूसरी एक और चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमारे दानिश्वर, हमारे जितने सोचने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि हमारे सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी हों, हम अपनी अफवाज और अपने इदारों को अपनी सियासत में इन्वॉल्व ना करें। हम अपनी जर्नलिस्टिक कद बढ़ाने के लिए अपने इदारों को बिला वजह, गलती हर एक में हो सकती है, गलती हो भी सकती है, लेकिन बाद गलतियां ऐसी होती, जैसे अदालत के मामलात को हम साइड पे कर देते हैं, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते। इसी तरह हमें अपने सिक्योरिटी, और अब साबित हो गया ना कि आज किसने पाकिस्तान को बचाया है, आज कौन पाकिस्तान के लिए जो है अवाम का कौन सरखेल बना है, फौज बनी है ना। तो अगर हम अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो वो हमारे लिए, और इवन जो मुल्क से बाहर लोग हैं, जो मुल्क के अंदर लोग हैं, उन्हें यह अहद करना चाहिए कि हम अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत, और ये जिम्मेदारी भी हुकूमत की होती है, हुकूमत चालाकी करती है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो इदारों पर डाल के तो खुद पीछे होने की कोशिश करती है। नहीं, जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको हल करना, उनको एड्रेस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये हुकूमत ही को इस पे तनकीद का निशाना बनना चाहिए। हम जनाब इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे, दूसरे नामों पे हम अपने इदारों को जो डिफेम करने की कोशिश करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। यही इदारे हमारे सेवियर्स हैं। मैंने 100 दफा कहा है कि अगर आप रेफरी को बॉल मार के उसका सर भी फाड़ देंगे तो दूसरा प्लेयर वो आउट नहीं होगा। तो हम छोड़ दें इन चीजों को, हम अपने मुल्क के मफाद के लिए अपने इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें और उन्हें इस चीज के लिए इतना एतमाद दें कि वो कौम को अपनी पुश्त पे खड़ा हुआ देख के वो पूरे एतमाद हो जाए। दुरानी साहब, आपने दुरुस्त कहा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और चीज़ है। दुरानी साहब, आप खित्ते में नया ब्लॉक कौन सा बनता देख रहे हैं इस सूरत हाल दोबारा? इस सूरत हाल के बाद इस खित्ते में नया ब्लॉक कौन सा बनता देख रहे हैं? देखें राणा साहब, अगर इंडिया में अकल हो ना उनकी लीडरशिप में, मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूं, इस वक्त इंडिया के पास एक ही रास्ता है कि वो कश्मीर की सालसी के लिए चाइना को बीच में ले आए। उसका चाइना के साथ भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ भी रिजॉल्व हो जाएगा, कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, इस खित्ते में तिजारत भी शुरू हो जाएगी। हमने कोई कसम तो नहीं खाई हुई कि हमने आपस में लड़ के जो है मगरबी ममालिक का फायदा करना है। जब इंडिया पे कब्जा किया था बरतानिया ने, इंडिया की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशत थी, उसने उसको गरीब तरीन मईशत में बदल दिया। देखें, हम इस वक्त अब जो सदी चल रही है ये मशरिक की सदी है, ये एशिया और इस रीजन की सदी है। अब इस रीजन की लीडरशिप में अगर अकल ना हो और मोदी जैसे मतलब दहशतगर्द सोच रखने वाली क़यादत उनमें आगे आ जाए तो फिर तो वो ऐसे इकदाम करेगी जिसके नतीजे में जो है वो अपना भी नुकसान करेंगे, अपने मुल्क के गरीबों का भी नुकसान करेंगे और पूरे खित्ते का नुकसान करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, और इस पाकिस्तान सही रुख पे खड़ा है। इस वक्त चाइना हो, रशिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हमारा सब कॉन्टिनेंट और इसके साथ साउथ एशिया हो, साउथ एशिया के तमाम ममालिक जो हैं और इस रीजन के तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त ऐसा एक ब्लॉक बनते हुए नजर आ रहे हैं जो मुस्तकबिल क्या, देखिए हम अगर ट्रेड आपस में करेंगे तो कितना हमारा फायदा है। और हमने जो चाइना के साथ सी पैक का इनिशिएटिव लिया है, ये पूरे खित्ते के लिए अमन की अलामत बन सकता है, ये तो भारत के लिए भी अमन की अलामत बन सकता है अगर वो समझे। लेकिन यही वो रास्ता है जिसके जरिए हम इधर तरक्की कर सकते हैं। मगरिब हमें रास्ता नहीं देगा। मगरिब तो यहाँ पे जहर के बीज बो के गया है। कश्मीर का इश्यू मैंने तो नहीं बनाया, कश्मीर का इश्यू चाइना ने तो नहीं बनाया, कश्मीर का इश्यू तो बरतानिया छोड़ के गया है। और ये मोदी साहब इतने नासमझ है कि दुनिया की नासमझ तरीन जो लीडरशिप है इजराइल की, जिन्होंने एक खित्ते के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बावजूद उस खित्ते के भी तबाह कर दिया, अपने आप को भी तबाह कर दिया, अपने मुल्क को भी तबाह कर दिया। उनको इन्होंने अपना उस्ताद बनाया है। इस मोदी ने अगर इजराइल को अपना उस्ताद बना लिया तो उसके बाद तो इसका हाल वही होगा जो हुआ है।
बद्दुआएं भी मिलेंगी, जुल्म भी मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा इस वक्त इस खित्ते की लीडरशिप को आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता अख्तियार करना चाहिए वो रास्ता यकीनी तौर पर फहम, समझ, मुफाहमत और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना और अपने रीजनल जो अलायंसेस इस वक्त मैं देख रहा हूँ वही इस मसले के का हल भी है। इस अच्छा मसले दुरानी के साहब, एक आखिरी सवाल, डोनाल्ड ट्रंप के इरादे आपको क्या दिखाई देते हैं कि इस मसले में मसला कश्मीर को उजागर करके सालसी की बात करना और उधर इजराइल को बीच में से निकाल के कतर में हमास के साथ डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात करना? देखिए, मोदी की एक बहुत पॉजिटिव चीज है, मोदी जो है वो सीधा साधा बिजनेसमैन, ठीक है ना, और उसको वो बरतानिया वाली साजिशें भी नहीं आती। मैं फ्रैंकली आपको बता दूं, वो पठान टाइप बंदा। मोदी या ट्रंप की बात कर रहे हैं? सॉरी, ट्रंप की बात कर रहा हूँ। ट्रंप मैंने कहा मोदी को आपने सीधा कह के कमाल ही कर दी। मोदी तो सीधा नहीं है, बेवकूफ है। मतलब 3-4 दफा तौबा इस्तगफार करिएगा। इस्तगफार, मैं तो वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया उसका नाम, लेकिन मैं ट्रंप का नाम ले रहा हूं। मैं कहता ट्रंप जो है वो एक सीधा साधा बिजनेसमैन आदमी और वो बिजनेस की तरह ही अपनी सियासत को भी करता है। तो इस वक्त जो वो इक़दामात उठा रहा है वो आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज वो सारी कर रहे हैं और उनके अंदर से उसने जो कुछ भी इस वक्त कहा है उसमें उसने बड़ी जो सही स्टेप लिया है वो तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को उसने बराबर रखा है और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि कश्मीर के इशू जिसको नाम लेने से इससे पहले वाले बाबे जितने थे अमेरिका के वो डरते थे, उसने उसका नाम भी लिया है। उसने कहा मैं सालसी भी कराऊंगा। सालसी उसने क्या करानी है, लेकिन एक बात की तो है ना, अब ये है कि इससे कश्मीर का इशू हाईलाइट होगा। सालसी तो कश्मीरियों की कुर्बानियां कराएंगी, सालसी तो पाकिस्तानियों की मोहब्बत कराएगी जो कश्मीरियों से है और वही इसको आगे भी बढ़ाएगी। लेकिन दुनियावी वसाइल भी तो बनने होते हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रंप और अमेरिका का जो रोल है इस वक्त तक, उसको हम जितना अपने एडवांटेज में कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और हमें मैक्सिमम एडवांटेज की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों की तारीफ कर दूं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जितनी किसे कहते दानिश के साथ दुनिया के सामने रखा है कि आपने हिंदू वहशत को जो मीडिया में झलक रही थी उसको अपनी दानिश और अपनी फहम और फरासत से आपने उनको नाकों चने चबवाए। यानी बयानिया जब मजबूत हो तो फिर मुखालिफ आवाज़ें जो हैं वो दम ही तोड़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया अभी दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।